आज के इस विश्लेषण में हम हिमाचल प्रदेश के उस गहरे और विशाल इतिहास की परतें खोलने वाले हैं जिसे समझना सच में बेहद दिलचस्प है। ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि कैसे वहाँ के दुर्गम भूगोल और पहाड़ों ने हजारों सालों तक इसकी नियति को आकार दिया। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक पहाड़ी किला है जिसने इतिहास की कई बड़ी धाराओं को पूरी तरह से मोड़ कर रख दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह रहेंगे। पहला, बर्फ की भूमि। दूसरा, प्राचीन अतीत के सुराग। तीसरा, प्रारंभिक पर्वतीय गणराज्य। चौथा, मध्यकालीन किलों की घेराबंदी। और आखिर में पांचवा, आधुनिक पहाड़ी राज्य। भाग 1, बर्फ की भूमि या द लैंड ऑफ स्नो। यहाँ हम हिमाचल की प्राकृतिक जड़ों को समझेंगे। अब देखिए, यहाँ इंसानों के संघर्ष और युद्धों के इतिहास में उतरने से पहले हिमालय की इस अजेय शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। प्राचीन वैदिक साहित्य में इस जगह को हिमाचल यानी बर्फ की भूमि कहा गया है। खैर, इस दुर्गम और ऊबड़-खाबड़ इलाके का सबसे सटीक प्रतीक अगर कोई है तो वो है ये रहस्यमयी हिम तेंदुआ यानी स्नो लियोपर्ड। ये लुप्तप्राय बड़ी बिल्ली इन्हीं चुनौतीपूर्ण पहाड़ियों की मूल निवासी हैं। राज्य पशु होने के नाते ये इस कठोर और अलग-थलग वातावरण में डटे रहने की एक अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। लेकिन जहाँ एक तरफ ऐसी कठोरता है, वहीं दूसरी तरफ इन गहरी घाटियों के भीतर एक बेहद अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता भी छिपी हुई है। ये जो पक्षी है वेस्टर्न ट्रैगोपैन, जिसे हम जाजुराना या पक्षियों का राजा भी कहते हैं, ये इस जगह की संपन्नता का एक जीता जागता प्रमाण है। ये वही खूबसूरती और संपन्नता है जिसने प्राचीन ऋषियों को शांति के लिए और बड़े बड़े विजेताओं को सत्ता पाने के लिए अपनी तरफ आकर्षित किया। और इसी संपन्नता का एक और अहम हिस्सा है देवदार का पेड़। संस्कृत में इसके नाम का मतलब ही होता है देवताओं का वृक्ष। कमाल की बात यह है कि इसमें एंटी फंगल गुण होते हैं और इसकी लकड़ी बेहद मजबूत होती है, जिस वजह से सदियों से ये एक बेशकीमती निर्माण सामग्री रही है। दरअसल यही वे अमूल्य संसाधन थे जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने की चाहत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। गुलाबी रोडोडेंड्रियन, जो कि यहाँ का राजकीय पुष्प है, इस नाजुक फूल को देखकर पता चलता है कि ये कितनी कठोर परिस्थितियों में भी खिलता और पनपता है। एक तरह से ये उन महान सभ्यताओं का ही एक प्रतीक है जिन्होंने आगे चलकर इन खड़ी और खतरनाक पहाड़ियों पर अपनी जड़ें पूरी मजबूती के साथ जमाई। भाग 2, प्राचीन अतीत के सुराग। चलिए अब इतिहास की इस खोज में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस जटिल और बाकी दुनिया से कटे हुए अतीत को समझना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो फिर इतिहासकारों ने ये किया कैसे? दरअसल वे पुरातात्विक कलाकृतियों और समृद्ध साहित्यिक ग्रंथों के एक बेहद दिलचस्प मिश्रण पर निर्भर करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ नालागढ़ में मिले 2 मिलियन साल पुराने उपकरण, कांगड़ा में अशोक के शिलालेख और इंडो ग्रीक या कुनिंद सिक्के ठोस सबूत देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वेद, कल्हण की राजतरंगिणी, चीनी यात्री हुए त्सांग के किस्से और तारीखे यामिनी जैसे फारसी इतिहास कई धर्मों और विशाल साम्राज्यों की एकदम स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने पेश करते हैं। भाग 3, प्रारंभिक पर्वतीय गणराज्य। यहाँ से हम समझ पाएंगे कि उन शुरुआती समाजों का उदय आखिर कैसे हुआ। अगर हम समय में थोड़ा और पीछे जाएं, तो पता चलता है कि हिमालय के इन क्षेत्रों में रहने वाले सबसे शुरुआती जनजातीय लोगों ने खुद को एक बेहद खतरनाक और स्वतंत्र समाज के रूप में संगठित कर लिया था। इन्हें संघ जनपद कहा जाता था। ये इतनी ज्यादा संगठित और आज़ाद इकाइयां थीं जो अपना राजकाज और सांस्कृतिक गतिविधियां दोनों खुद संभालती थीं। इन्होंने पहाड़ी इलाकों का पूरा फायदा उठाया ताकि वे आज़ाद रह सकें और मध्य एशिया से भारतीय मैदानों तक आने वाले व्यापारिक मार्गों को कंट्रोल कर सकें। और सबसे हैरानी की बात, वे इतने स्वतंत्र थे कि उन्होंने अपनी खुद की मुद्रा यानी करेंसी तक चला रखी थी। ये 4 प्रमुख जनपद थे: औदुंबर, त्रिगर्त, कुलूत और कुलिंद। इन चारों ने सुरक्षित नदी घाटियों का लाभ उठाकर अपने अपने समृद्ध समाज बनाए। लेकिन इनमें से त्रिगर्त की कहानी सबसे अलग है। त्रिगर्त की स्थापना सुशर्मन चंद ने की थी। इसी साम्राज्य ने उस कांगड़ा किले का निर्माण किया जो आगे चलकर पूरे हिमालय इतिहास का सबसे बड़ा केंद्र और युद्धों का मैदान बनने वाला था। बाकी जनपदों की बात करें तो औदुंबर व्यापार पर केंद्रित थे और उन्होंने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए। कुलूत ऊपरी ब्यास घाटी में थे और कुलिंद एक आज़ाद गणराज्य था जिसे बाद में शकों ने हरा दिया था। भाग 4, मध्यकालीन किलों की घेराबंदी।
अब यहाँ से युद्ध और संघर्ष का नया दौर शुरू होता है। मध्यकालीन युग या मिडीवल एरा में आते ही इन पहाड़ियों की भूमिका पूरी तरह बदल गई। सोचने वाली बात है, जो ऊंचे पहाड़ कभी एक सुरक्षित आश्रय थे, वे अब एक बेशकीमती टारगेट बन चुके थे। और इस सब के केंद्र में था त्रिगर्त साम्राज्य का कांगड़ा किला, जिसे नगरकोट या भीमकोट भी कहा जाता था। ये एक ऐसी रणनीतिक जगह पर था कि जिस किसी ने भी इसकी मजबूत दीवारों पर कब्जा कर लिया, उसने समझ लीजिए पूरे हिमालय के प्रवेश द्वार पर ही अपना कंट्रोल जमा लिया। ये किला मैदानी इलाकों के विशाल साम्राज्यों के लिए कई पीढ़ियों तक एक जुनून सा बन गया था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कांगड़ा को नष्ट करके इसका खजाना लूट लिया। फिर 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले पर कब्जा किया। 1398 में तैमूर ने आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन उसको कड़ी टक्कर मिली। और आखिरकार सदियों के इस खूनी संघर्ष के बाद 1620 में सम्राट जहांगीर ने इस पर मुगलों का अधिकार जमा ही लिया। ये दिखाता है कि लगातार कई साम्राज्यों ने इस पहाड़ी गढ़ पर कब्जा करने के लिए कितना जोर लगाया था। लेकिन ये समय सिर्फ सैन्य जीत और खून खराबे तक सीमित नहीं था। यह एक ऐसा दौर था जहां घोर सांस्कृतिक टकराव के बीच विद्वानों का बड़ा ही आश्चर्यजनक आदान प्रदान भी हुआ। जैसे जब राजा रूपचंद ने 1360 ईस्वी में मुस्लिम शासकों को पीछे धकेलते हुए दिल्ली तक के मैदानी इलाकों पर अपना दबदबा बनाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने बिल्कुल अगले साल 1361 में जवाबी हमला करके उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आत्मसमर्पण के बाद तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। युद्धों के बीच साहित्य और ज्ञान का ये लेन देन सच में अपने आप में एक अद्भुत ऐतिहासिक घटना है। भाग 5 आधुनिक पहाड़ी राज्य। यहाँ हम नई ताकतों के उदय और बदलते समीकरणों को समझेंगे। 18वीं शताब्दी तक आते आते जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, पहाड़ों के पॉलिटिकल लैंडस्केप ने एक और करवट ली। नई ताकतें उभरने लगीं। अब यहाँ एक तरफ सिख थे, जिन्होंने अपनी मिसलों के माध्यम से पूरे इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया, जो बाद में महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य और पहाड़ी राज्यों के एक मजबूत गठबंधन के रूप में उभरा। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल से अमर सिंह थापा के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए खूंखार गोरखा योद्धा थे। गोरखाओं ने पीछे धकेले जाने से पहले सिरमौर और शिमला तक कब्जा कर लिया था। मूल कटोच शासक उन दिनों इन्हीं दोनों बड़ी ताकतों के बीच बुरी तरह से फंस गए थे। ये टाइमलाइन उन बदलते हुए समीकरणों को एकदम सटीक ढंग से पेश करती है। देखिए, 1686 में सिख गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहाड़ी राजाओं के साथ भंगाणी का युद्ध लड़ा। फिर 1804 में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने गढ़वाल और सिरमौर पर विजय प्राप्त की। और इस सारी उथल-पुथल का समापन हुआ 1809 की उस ऐतिहासिक ज्वालामुखी की संधि के साथ, जिस पर महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि ने अंग्रेजों के आने से ठीक पहले इस पूरे क्षेत्र में सिख प्रभुत्व पर मुहर लगा दी थी। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बार इस बेहद ही दिलचस्प सवाल पर गौर कीजिएगा। किसी जगह का इतना दुर्गम भूगोल आखिर कैसे उसकी नियति तय कर देता है? जो विशाल पहाड़ कभी प्राचीन जनजातियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय थे, जिन्होंने सदियों तक उनकी रक्षा की, वही आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों के लिए एक खूनी रणभूमि बन गए। ये सिर्फ एक पहाड़ी इलाके की नहीं, बल्कि इतिहास और भूगोल के गहरे रिश्ते की एक बेहद शानदार कहानी है।